सो भाई अभी की सबसे बड़ी और सबसे ट्रेंडिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। साथ में कहा है कि राहुल गांधी को कम सजा भी दी जा सकती थी, अधिकतम सजा देने का क्या कारण था, सुप्रीम कोर्ट का एक और स्टेटमेंट। साथ में ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई लेकिन इसका कारण नहीं बताया और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और ये न्यूज सुन के सबसे ज्यादा खुश पता है कौन है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं बताता हूं सबसे ज्यादा खुश है यहाँ पर हमारी सिलेंडर चाची। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें और हेटर्स तुम्हारे लिए एक वीडियो निकाल के लाया हूं। बोलते रहते हो ना चिचा कभी भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर वार नहीं करते। चिचा ने भ्रष्टाचारियों पे वार किया है और मैं उसकी वीडियो लाया हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए वीडियो चल रहा है जहां पर चिचा ने भ्रष्टाचार पे वार किया है और भ्रष्टाचार यहां पर पूरी तरीके से हिल चुका है। भ्रष्टाचार ही तो हुआ ना। चिचा ने थोड़े समय पहले खुद ही यहां पर बताया था कि अजीत पवार और उनका परिवार हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर चुका है। तो यह भ्रष्टाचार पर वार नहीं तो और क्या है, हेटर्स के मुंह पर करारा तमाचा। अब खैर यहां पर अजीत दादा की बात आ ही चुकी है, तो अजीत दादा चक्की पीसिंग से किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र की एक और वायरल वीडियो जहां पर एक फंक्शन था, आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा। फंक्शन में एकनाथ शिंदे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद अजीत पवार, तीनों को बुलाया गया। साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर को भी बुलाया गया। अब हुआ यह कि बाकी सब तो आ गए लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं आए और वहीं उनकी पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। उनकी कुर्सी पे से पर्ची फाड़ करके, और ये और किसी ने नहीं बल्कि वहां के गवर्नर ने किया, उनकी पर्ची फाड़ करके अजीत दादा को साइड में बिठा दिया। जरा एडिटर साहब इसको फुल स्क्रीन करके वीडियो को यहां पर दिखाया जाए। इनको दिखाया वाइट किया। अब भैया यहां पर एकनाथ शिंदे की तो तगड़ी पनौतियां लगी चुकी हैं, लेकिन मैं यहां बात करना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस के बारे में। जो आदमी अजीत दादा चक्की पीसिंग कर रहा था, वो आज के डेट में अजीत दादा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पर्चा फाड़ के बैठ गए हैं तो उस पे भी हंसी ठट्ठे लगा रहा है। भाई इससे बड़ा थाली का बैंगन, ये तो एक्चुअली में भी बैंगन लगते हैं थोड़े से, मैंने आज तक नहीं देखा। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग खबर की तरफ। यहां पर बात करना चाहूंगा मोचा भाई के बारे में। मोचा भाई को दिल पे बहुत तगड़े तरीके से एक बात लगी है। कौन सी वाली बात? जब उनके फेस के ऊपर बार बार प्लेकार्ड्स लगाए गए और उनका कैमरा एंगल पूरी तरीके से खराब कर दिया गया, वो बहुत बुरा लगा। लेकिन उससे पहले जरा उनके पास कहने को कुछ और भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इकट्ठा कर लो, अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, सदन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। भैया वो आदमी जो 26 पार्टियों के अलायंस के बाद अगले ही दिन एनडीए की मीटिंग करवाता है और उसमें 38 पार्टियों को बुलवाता है, जिसके अंदर कुकी फ्रंट जैसी पार्टियां होती हैं, झारखंड की स्टूडेंट यूनियन टाइप की पार्टियां होती हैं, वो अगर इस तरीके की बात बोले तो भैया शोभा नहीं देती। जरा सुनिए इसको एक बार। आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई करो, मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता। तो सुना भैया, ये वो लोग हैं जो 38 पार्टियों का अलायंस बना करके बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके 1-2 भी सांसद नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद बात किस तरीके से करी जा रही है इंडिया ब्लॉक के बारे में, साफ पता चलता है खिसियाहट जो है इनके मुंह पर सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट पास किया गया उस वाले वीडियो के ऊपर जहां पर चीचू के आगे बार बार प्ले कार्ड्स लाए जा रहे थे और चीचू इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए। उनके कैमरा एंगल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया।
और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। अब वैसे तो संसद टीवी ने बहुत अच्छा वहां पर काम किया था एंगल स्विच करके, लेकिन फिर भी चीचू को यह बात दिल पे काफी ज्यादा लगी है। भैया जहां पर मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां पर चीचू जो है एक कैमरा एंगल की वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं संसद के अंदर। ये है हमारे देश की इस टाइम की रियलिटी। चलिए भाई बहुत हो गई यहां पर चीचा और चीचू की बातें, अब जरा चीचा चीचू के गोदी मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूं। भैया गोदी मीडिया की रूह पूरी तरीके से बिक चुकी है और रूह बिकने के बाद अब जैसे तैसे करके टीआरपीस को मैनेज करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। और इस टीआरपी की पूरी रेस में इस टाइम पर सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई नाम है वो है रूबिका लियाकत। जी हां, रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज छोड़कर तो ऐसे आई थी जैसे भैया यहां पर बहुत बड़े झंडे गाड़ेंगी, देश की बेटी आ चुकी है भारत 24 पे। लेकिन हुआ क्या, बाबा जी का ठुल्लू पूरी तरीके से, टीआरपी की पनौतियां लग गई और अब उस टीआरपी को ऊपर लाने के लिए किस किस तरीके की हरकतें करी जा रही है जरा देखिए। ये सैंडविच जर्नलिज्म, ये क्या है? ये सैंडविच है। इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है, लेकिन ये दो साइड जो सैंडविच की नजर आ रही है लगती एकदम एक जैसी है। इस साइड देखेंगे तो भी और इस साइड देखेंगे तो भी, और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूं। तो भैया ये क्या है? ये सैंडविच है, सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है। हाँ भैया, टमाटर डालोगे भी कहां से, टीआरपी इतनी नीचे जो है। अब सैंडविच को दिखा करके रूबिका भाई ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सैंडविच की जो दोनों साइड्स हैं ये एक जैसी हैं, ठीक अपोजिशन पार्टीज की और सत्ताधारी पार्टी की तरह, लेकिन इन्हीं के सैंडविच ने इन्हीं की पनौती लगा के रख दी। कैसे? जरा एडिटर साहब दोबारा इस वीडियो को दिखाओ। जब रूबिका भाई जो है वो सैंडविच को खोलते हैं तो खाली वाली साइड को रूबिका भाई कहते हैं कि ये सत्ताधारी पार्टी है और जहां पर खीरा लगा हुआ है उस साइड को कहते हैं कि ये विपक्ष है। मतलब सैंडविच जो खोला उसमें ये बता दिया कि भैया जो खाली ढोल है वो हमारी सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्ष है वो खीरे वाली पार्टी है जहां पर असली माल मसाला है। यहां ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। अब यार खीरा कहाँ है, प्याज कहाँ है और टमाटर कहाँ है, ये तो अलग बातें हैं, लेकिन किस लेवल के जर्नलिज्म पे लोग पहुंच चुके हैं सिर्फ टीआरपीस के लिए। देख रहे हो आप लोग? भैया इसके बाद क्या है, मतलब बस में खड़े होकर चना बेचने लग जाओगे क्या टीआरपी के लिए? अब खैर मैं इन लोगों को भी क्या ही दोष दूं, ये लोग ऐसे हैं जो कि विपक्ष को हर टाइम गालियां देते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो दिन रात इन्हीं की ही आरतियां उतारने में लगे रहते हैं, बल्कि इस हेट को फ्यूल करने का भी काम करते हैं। मैं आज विपक्ष के ऊपर भी बड़े सवाल उठाना चाहूंगा और एक ऐसा फैक्ट आपके सामने रखूंगा जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो जब सामने आया तो अखिलेश यादव ने इस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट करके डाला और लिखा कि और जो बीज में नमक छिड़का गया है वो तो दायित्वहीन मीडिया का काम है, नाम बदलने वाली मीडिया का नाम टमाटर कर दें तो शायद मीडिया का भी मूल्य बढ़ जाएगा। अब यहां पर अखिलेश यादव ने तंज तो कसा है, लेकिन तंज कसने में काफी देर हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव थोड़े दिन पहले रूबिका भाई को उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक बकायदा इंटरव्यू दे करके आए। सोचिए, जहां पर एक तरफ ये मीडिया वाले दिन रात विपक्ष को पानी पी पी कर गालियां देते हैं, डिफेम करते हैं, बैड लाइट में दिखाने का काम करते हैं, इनफैक्ट उनको दिखाते ही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं अगर इस तरीके से टीआरपीज में हेल्प करेंगे इस गोदी मीडिया को, तो भैया आखिरकार कहां से चलेगा। और इसमें सिर्फ अखिलेश यादव की मैं यहां पर बात नहीं करना चाहता, एक और बात करना चाहता हूं यहां पर कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस एक तरफ तो ये दिखा रही है कि गोदी मीडिया के वो सख्त खिलाफ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी गोदी मीडिया को फंड करने का काम कर रही है कांग्रेस। कैसे, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये कॉन्क्लेव है राइजिंग छत्तीसगढ़ के नाम से, जहां पर भूपेश बघेल का एक इंटरव्यू भी होने वाला है, जो कि न्यूज 18 का एक कार्यक्रम है। कहा यह भी जा रहा है कि न्यूज 18 को इस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने फंडिंग भी दी है, स्पॉन्सरशिप भी दी है। ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो चमन चोपड़ा को बैठ करके कांग्रेस का ही आईटी सेल गाली देने का काम कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है, और एक्चुअली चमन चोपड़ा के उल्लू पने को कॉल आउट करना भी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही अपने सीएम चमन चोपड़ा के चैनल को फंड कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये अपने आप में हिपोक्रेसी नहीं तो आखिरकार और क्या है। जहां पर एक तरफ राहुल गांधी बात करते हैं मोहब्बत की दुकान के बारे में, वहीं दूसरी तरफ इनके अपने सीएम अगर इस तरीके से नफरत की दुकान को स्पॉन्सर करेंगे तो आखिरकार कैसे चलेगा। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं यार, प्लीज ब्लाइंडली इन नेताओं को फॉलो मत करो। डेफिनेटली यहां पर इस टाइम बीजेपी सबसे बड़ी विलन है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे जो है वो दूध के धुले हैं। कोई भी आदमी यहां पर गलत करता है तो उससे सवाल पूछने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां पर हम किसी पार्टी को नहीं बचा रहे बल्कि अपने देश यानी कि इंडिया को बचाने का काम कर रहे हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा सोशल मीडिया की अगली ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में। एक फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पड़ा था, जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये बताया खुद ट्वीट करके कि भैया एक फैमिली डिनर के बाद की ये फोटो है। अभी फोटो इस टाइम पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इस फोटो के बाहर आने के बाद जनता ने कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई, गरीब आदमी का जो बेटा है वो तो बजरंग दल तुम लोग ज्वाइन करा देते हो और अपने बेटे को किस तरीके से तुम बाहर पढ़ाते लिखाते हो, ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। और अब जब ये डिस्कशन शुरू हुआ ही है तो और भी कुछ फोटोज है जो सामने हैं, जो कि आपको दिखाना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, स्मृति ईरानी, उनका बेटा जो है वो बजरंग दल में नहीं है, किसी हिंदू युवा वाहिनी में नहीं है, वो आराम से बैठ करके पढ़ रहा है बाहर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है पीयूष गोयल की बेटी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी या फिर किसी उसकी फीमेल विंग की मेंबर नहीं है, अफसोस, ये बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही हैं। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर देखिए प्रकाश जावड़ेकर, इनके बेटे भी बजरंग दल या फिर किसी भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, ये भी बाहर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और फोटो वायरल हो रही है निशिकांत दुबे की, जहां पर उनका बेटा भी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। ये भी बजरंग दल तो छोड़ दो, बल्कि इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी तक में भी ये लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आप लोगों को क्या हिदायत दी जाती है कि भैया अपने बेटों को घर से बाहर निकालो, उनको बजरंग दल ज्वाइन करवाओ, उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ाओ और उनसे दंगे करवाओ। इसके साथ सोशल मीडिया की एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली अजमेर नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी और ये मूवी एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मूवी थी। हालांकि इसके ऊपर मैंने कोई रिव्यू नहीं बनाया, लेकिन ये इतनी टटपूंजिया मूवी थी कि ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप भी हुई। आपको दिखाना चाहता हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश तो करी गई थी, लेकिन कुछ भी काम ना आया। टोटल कलेक्शन इस मूवी की हुई 2,27,00,000 रुपए। अजमेर 92 मूवी का बजट क्या था? 15 करोड़ रुपए। 1000 स्क्रीन पे ये रिलीज हुई थी, यानी कि 1000 स्क्रीन पे रिलीज हुई और सिर्फ लगभग 2.25 करोड़ रुपए इसने कमाने का काम किया, यानी कि सीधा सीधा 12.5 करोड़ का लॉस यहां पर देखने को मिला। और कुछ इसी तरीके की चीज 72 हुरे के साथ भी हुई थी, बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है। अब इसका मतलब पूरी तरीके से साफ है कि हर प्रोपेगेंडा मूवी नहीं चलने वाली है। जब तक प्रोपेगेंडा के साथ अच्छी डायरेक्शन नहीं करोगे तब तक भैया तुम्हारे इस कचरे को कोई नहीं देखने वाला। अभी तक अगर प्रोपेगेंडा मूवीज की बात करी जाए, सिर्फ 2 चली हैं, पहली कश्मीर फाइल्स और दूसरी केरला स्टोरी। केरला स्टोरी भी उतनी ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन चलिए फिर भी इसको हिट में मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद 72 हुरे की अगर मैं बात करूं, फ्लॉप हो चुकी है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो अजमेर 92 भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ओ माय गॉड 2 भी यहां पर प्रोपेगेंडा मूवी ही है। अब इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं इसके ट्रेलर के ऊपर रिव्यू आज अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपको OMG 2 का ट्रेलर रिव्यू देखना है तो मेरे व्लॉग चैनल पे जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि वहीं पर इस रिव्यू को मैं अपलोड करूंगा और कनाडा कुमार की पूरी तरीके से पेलम पाल भी करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि अगली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।